everybody, I am Deepika from LearnoHub, a free learning platform where you can study physics, chemistry, maths, biology absolutely for free only at learnohub.com. क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द एवरेज सेल साइकिल स्पैन फॉर अ मेमेलियन सेल। तो एक मेमेलियन सेल का जो एवरेज सेल साइकिल का स्पैन होता है वो कितना होता है। तो सबसे पहली बात कि सेल साइकिल होती क्या है। सेल साइकिल में होते हैं दो फेजेस, ठीक है। एक कौन सा होता है, एक होता है इंटरफेज और दूसरा होता है एम फेज। तो अगर हम इनके नाम की बात करें तो जो इंटरफेज है उसको हम प्रेपरेटरी फेज भी बोलते हैं। वी कॉल इट एज प्रेपरेटरी फेज, राइट। और वहीं पर अगर हम एम फेज की बात करें तो हम इसको डिवाइडिंग फेज भी बोलते हैं। अब प्रेपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप एम फेज जब हमने पढ़ा था तो हमने देखा था इसमें ना तीन और क्या बोलते हैं उसको, तीन और स्टेजेस होती है, एक तरह से फेजेस होते हैं, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। तो G1 फेज और S और G2 में हमें ऐसा लगता है कि सेल जो है ना वो एकदम इनएक्टिव है, वो कुछ नहीं कर रहा है, बट एक्चुअली सेल खुद को प्रिपेयर कर रहा होता है ताकि वो डिवाइड कर सके। तो यही वो फेजेस है जिसमें RNA, प्रोटीन्स, DNA, ये सारी की सारी चीजें सिंथेसाइज होती हैं। साइटोप्लाज्म जो होता है वो इनफ क्वांटिटी में सिंथेसाइज किया जाता है, राइट। सो दैट इज वाई दिस इज कॉल्ड एज द प्रेपरेटरी फेज। और अगर आप देखो तो ये इन तीनों फेजेस में G1, S और G2 में जो मैक्सिमम लेंथ होती है दैट इज ऑफ G1 फेज, राइट। अब हम आते हैं दूसरे फेज में, दैट इज एम फेज। एम फेज को हम क्या बोलते हैं, डिवाइडिंग फेज भी, क्योंकि एक बार इंटरफेज कंप्लीट हुआ, पहले इंटरफेज आता है जिसमें सेल डिवाइड करने के लिए प्रिपेयर करता है, उसके बाद आता है एम फेज। एम फेज में सेल क्या करता है, एक्चुअली डिवाइड कर जाता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड एज द डिवाइडिंग फेज। अब अगर हम दोनों फेजेस की बात करें, इंटरफेज की और एम फेज की, तो जो इंटरफेज होता है उसमें सेल बिताता है अराउंड 95% ऑफ इट्स टाइम, और जो 5% टाइम होता है वो मिलता है एम फेज को। तो मतलब कि प्रिपरेशन में वो ज्यादा टाइम बिता रहा है और फाइनली डिवाइड वो एकदम से हो जा रहा है। वैसे ही जैसे कि हम एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए हम महीनों लगा देते हैं, राइट, और 3 घंटे में एग्जाम खत्म हो जाता है। सेम इज द केस विद द सेल साइकिल। तो अब हमसे क्वेश्चन पूछा गया कि एवरेज सेल साइकिल स्पैन क्या है एक मेमेलियन सेल का। तो आंसर है 24 आवर्स। अब अगर आप अलग अलग सेल्स में मेमेलियन सेल्स पढ़ने जाओगे, जैसे आप स्पर्म सेल के बारे में पढ़ रहे हो, तो उसका जो एवरेज स्पैन है कुछ अराउंड 72 आवर्स है उसका सेल साइकिल का स्पैन। वहीं पर अगर आप आरबीसीज पढ़ने जाओगे वो है अराउंड 7 डेज, राइट। बट अगर हम एवरेज की बात करें, सबका एक निचोड़ निकाल लें और एवरेज सेल साइकिल के स्पैन की बात करें तो वो होगा 24 आवर्स। जैसे कि आप इस पिक्चर में भी देख सकते हो, इस डायग्राम में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है कौन सा फेज, इंटरफेज, ठीक है, यहाँ तक इंटरफेज है, और जस्ट ये इतना सा जो टाइम उसने लिया है सेल ने वो डिवाइड करने के लिए लिया है। Okay, so I hope this is clear. Question number 2, distinguish cytokinesis from karyokinesis. तो cytokinesis और karyokinesis में क्या डिफरेंस है। तो जहां तक हम cytokinesis की बात करते हैं, कहीं पर हमें एक वर्ड दिमाग में आ रहा है, कौन सा वर्ड, साइटोप्लाज्म। तो बेसिकली cytokinesis is the division of cytoplasm and karyokinesis is the division of nucleus. तो अब हम बात करते हैं कि दोनों चीजें होती कब हैं। तो ये है हमारे पास एक फुल्ली ग्रोन सेल, राइट। अब क्या होगा, अब इस सेल को करना है डिवाइड। तो ये सेल क्या करेगा, सबसे पहले ये अपना जो न्यूक्लियस है ना उसको डिवाइड कर लेगा, ठीक है। उसके बाद इसका जो साइटोप्लाज्म है वो हमें डिवाइड होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, फाइनली हमारे पास
बन जाएंगे 2 डॉटर सेल्स, मतलब हमें मिल जाएंगे 2 डॉटर सेल्स, राइट। तो हो क्या रहा है, कैरियोकाइनेसिस पहले हो रही है, मतलब न्यूक्लियर डिवीजन पहले हो रहा है और साइटोप्लाज्मिक डिवीजन बाद में हो रहा है। तो जो न्यूक्लियर डिवीजन है इट टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द एम फेज, और जो साइटोप्लाज्मिक डिवीजन है वो होता है एट द एंड ऑफ एम फेज। जैसे हमने टीलोफेज में पढ़ा है, क्या होता है कि 2 डॉटर सेल्स हमें मिल जाते हैं। सो दिस साइटोकाइनेसिस टेक प्लेस एट द एंड ऑफ द एम फेज। क्लियर? तो आई होप दिस वाज सिंपल। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब द इवेंट्स टेकिंग प्लेस ड्यूरिंग इंटरफेज। तो हमें उन इवेंट्स को डिस्क्राइब करना है जो इंटरफेज के टाइम होते हैं। तो जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, सेल साइकिल जो होती है वो 2 फेजेस में होती है, इंटरफेज और एम फेज। तो इंटरफेज जो होता है वो लॉन्गेस्ट पीरियड होता है एक सेल साइकिल का। एक सेल जो है अराउंड 95% अपना टाइम जो है वो स्पेंड करता है, मतलब सेल साइकिल वाला जो टाइम है वो स्पेंड करता है इन इंटरफेज, और इसको हम रेस्टिंग फेज भी बोलते हैं। और रेस्टिंग फेज बोलने का मतलब ये है कि सेल जो है ना, आपको वो कुछ करता हुआ नहीं दिखाई देता, आपको लगता है कि वो आराम कर रहा है उस टाइम पर, बट बेसिकली व्हाट इज दिस फेज, जैसा हमने पहले पढ़ा था, इट इज द प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेशंस फॉर व्हाट? फॉर डिवीजन। तो वो खुद को तैयार कर रहा होता है खुद को डिवाइड करने के लिए। तो अब ये जो इंटरफेज है ना, इंटरफेज में आगे 3 फेजेस होते हैं, G1 फेज, राइट, S फेज और G2 फेज। ठीक है, तो अब एक एक को हम पढ़ते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें G1 फेज की, तो G1 फेज को हम गैप 1 भी बोलते हैं, इसको फर्स्ट ग्रोथ फेज भी बोलते हैं, इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, मतलब माइटोसिस के बाद वाला फेज। क्योंकि होगा क्या, एक सेल है ना वो डिवाइड हुआ, उसने 2, ये हमारा एक सेल था, ये डिवाइड हो गया 2 में। ठीक है, अब ये जो दोनों सेल्स है ना ये फर्दर इंक्रीज करेंगे साइज में, वो ममा सेल्स बन जाएंगे, और उसके बाद वो फिर से कहाँ पर आ जाएंगे, सेम ही सेल डिवीजन वाली साइकिल में। तो एक बार डिवाइड हो गए तो उसके बाद अगेन दे विल एंटर इनटू विच फेज? एम फेज, राइट, द न्यू सेल्स, द डॉटर सेल्स। तो इसलिए इसको पोस्ट माइटोटिक फेज भी बोलते हैं, क्योंकि ये माइटोसिस के बाद होता है। उसके बाद दिस इज द लॉन्गेस्ट स्टेज ऑफ इंटरफेज। तो अगर हम इंटरफेज के 3 फेजेस की बात करें, जैसे आपको बहुत ही क्लियरली इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि ये जो सेल है ना, ये जब इंटरफेज में भी है तो भी सबसे ज्यादा टाइम ये बिता रहा है G1 फेज में। अब इस टाइम पर क्या होता है, इस टाइम पर एक तो सेल जो होता है वो ग्रो करता है, न्यूक्लियस ग्रो करता है, और सेल सिंथेसाइज करता है कुछ RNA, कुछ प्रोटीन्स, न्यूक्लियोटाइड्स, अमीनो एसिड्स फॉर हिस्टोन्स। एंड हिस्टोन्स क्या है? प्रोटीन्स है। प्रोटीन्स किससे बनते हैं? अमाइनो एसिड से, राइट। तो ये आरएनए, प्रोटीन्स, कुछ अमाइनो एसिड जो हिस्टोन्स बनाने में हमें चाहिए, उन सब के लिए ये तैयारी करता है, उन सबको ये ऑलरेडी सिंथेसाइज कर लेता है। तो सेल देन अब होता क्या है कि लेटर G1 फेज में ना, जैसे यहाँ तक सेल को पता है कि उसको क्या क्या करना है, इसने कर लिया इतने टाइम में। अब ये जो ना बाकी का थोड़ा सा टाइम बचता है ना, इसमें ना सेल सोचता है कि मैं क्या करूं, वेदर आई शुड कॉन्टिन्यू टू डिवाइड, और मैं क्या करूं, मैं G0 फेज में चला जाऊं, मतलब मैं क्वेसेंट फेज में चला जाऊं, मैं सेल डिवीजन को अबॉर्ट कर दूं। ठीक है, तो अब सेल जो है वो खुद डिसाइड करेगा, आइदर वो क्या करेगा, ये जो सेल है ये एस फेज में एंटर हो जाएगा, फिर G2 में जाएगा, फिर माइटोटिक फेज में जाएगा, राइट। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि वो रेस्टिंग फेज में चला जाएगा, राइट। रेस्टिंग फेज इन द सेंस दिस इज द क्वेसेंट फेज बेसिकली। तो या तो वो क्वेसेंट फेज में चला जाएगा जहां पर वो खुद को स्पेशलाइज कर लेगा अपने कुछ फंक्शंस के लिए, राइट। तो उसकी डिफरेंशिएशन हो जाएगी और वो स्पेशलाइज हो जाएगा किसी फंक्शन के लिए। सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन आवर फर्स्ट फेज, दैट इज कॉल्ड G1 फेज। अब देखते हैं नेक्स्ट फेज। अब आता है S फेज, द सेकेंड फेज ऑफ इंटरफेज। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट फेज, क्योंकि इस फेज में क्या रहा, S मीन्स सिंथेटिक, सो दिस इज द सिंथेटिक फेज, दिस इज द सेकेंड फेज। एंड इसमें क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना, दे starts to duplicate,
ठीक है। सो क्रोमोसोम्स अलोंग विद देयर डीएनए दे रेप्लिकेट, और जो डीएनए होता है उसका जो कंटेंट होता है वो डबल हो जाता है। कितना हो जाता है? वो 2x हो जाता है इन नंबर, राइट। सो मान लो कि अभी कितने हैं? 10 हैं क्रोमोसोम्स, दिस इज रफ, 10 डीएनए है, ठीक है। दिस इज जस्ट एन एक्सप्लेनेशन। सो बाद में क्या होगा, इस सेल, इस फेज के एंड में, सिंथेटिक फेज के एंड में, सो 10 इंटू 2 हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा? 10 इंटू 2, तो हमारे पास 20 डीएनए आ जाएंगे, राइट। अब जितने भी क्रोमोसोम्स हैं वो हमेशा सेम रहते हैं, ठीक है, उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं, दे आर द सेम। अब रेप्लिकेशन के बाद जो डॉटर सेल्स आते हैं ना, वो क्या करते हैं, अब ये हमारे पास ऐसे डॉटर सेल्स हैं, ठीक है, सॉरी ये क्रोमोसोम्स हैं, तो ये क्या करते हैं, और जो डॉटर सेल्स भी होते हैं वो यहाँ पर इस सेंट्रोमियर से ही अटैच्ड रहते हैं, वो अलग नहीं होते हैं, राइट। सो दिस इज व्हाट दिस वाज, दिस फेज, सिंथेटिक फेज। एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट? क्योंकि यहाँ पर होती है डीएनए रेप्लिकेशन, राइट। अब देखते हैं हम अपना नेक्स्ट फेज, दैट इज G2 फेज। नाउ द नेक्स्ट फेज इज G2 फेज, दैट इज कॉल्ड एज गैप 2 फेज, या फिर ग्रोथ, सेकेंड ग्रोथ फेज, या फिर प्री माइटोटिक फेज। क्यों? क्योंकि ये माइटोसिस से पहले हो रहा है, दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज अ प्री माइटोटिक फेज। तो इसमें क्या होता है, जो सिंथेसिस होती है आरएनए की और प्रोटीन्स की, वो बढ़ जाती है, और जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डुप्लीकेट, वो मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाते हैं। सो दैट इज द G2 फेज, दैट इज द गैप 2 फेज। सो वी टॉक्ड अबाउट this phase, right? So I hope this is clear. Question number 4, what is G0 phase of the cell cycle? G0 phase को हम बोलते हैं क्वेसेंट फेज भी बोलते हैं, या फिर इसको जीरो फेज भी बोला जाता है। तो ये वो फेज है जिसमें सेल जो होता है वो बिल्कुल इनएक्टिव होता है, उसको बिल्कुल डिवाइड करने का मन नहीं होता है, और वो एकदम शांत बैठा होता है, उसमें कोई डीएनए रेप्लिकेशन कुछ नहीं हो रहा होता है, लेकिन उसमें एक चीज हो रही होती है, दैट इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन, और उससे प्रोटीन्स बन रहे होते हैं जो उसकी फंक्शनिंग के लिए उसको जो रिक्वायरमेंट होती है सिर्फ उतना ही वो काम करता है। उसको जब तक बोलेंगे नहीं ना कि तुम डिवाइड करो, तुमको वहां सेल्स जाके रिप्लेस करने हैं, तुमको डिफरेंशिएट होना है, तब तक वो कुछ नहीं करता है, वो वैसा ही रहता है। तो इसमें ऐसा होता क्यों है? क्योंकि इसमें माइटोजेंस एब्सेंट होते हैं। माइटोजेंस क्या होते हैं? ये बेसिकली इंड्यूसर्स होते हैं सेल डिविजन के लिए, ये सेल को इंड्यूस करते हैं ताकि वो डिवाइड कर पाए, ठीक है। तो इसमें ना ही एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं। अब सेल जो होता है इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड इट एक्ट्स एज अ रिजर्व सेल, मतलब देखने में हमें लगता है कि ये सो रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है, और ये टाइम आने पर ये ग्रो करता है और डिफरेंशिएट करता है इनटू स्पेशलाइज्ड सेल्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई इज माइटोसिस कॉल्ड इक्वेशनल डिवीजन? तो माइटोसिस को इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं? तो ये जो माइटोसिस होता है ना, माइटोसिस में क्या होता है, जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, मतलब जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, ये रेप्लिकेट करते हैं। अब जब ये रेप्लिकेट कर जाते हैं, फिर फाइनली क्या होता है, सेल जो होता है वो दो में डिवाइड हो जाता है। तो आफ्टर डिविजन दोनों जो डॉटर सेल्स होते हैं उनमें सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे कि पेरेंटल सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो मान लो कि ये हमारा एक सेल है, ठीक है, यहाँ पर ये क्रोमोसोम है। अब इन्होंने डुप्लीकेट किया इन द पेरेंटल सेल, और जब हमारे पास दो डॉटर सेल्स बने तो उनमें भी क्या है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है एज द पेरेंट सेल हैव। सो द प्लॉइडी ऑफ द पेरेंटल एंड डॉटर सेल आल्सो रिमेन्स द सेम। तो जो इनकी प्लॉइडी है ये यूजुअली डिप्लॉइड इसमें होता है, तो इनकी प्लॉइडी जो है वो सेम रहती है जैसी कि पेरेंट सेल में होती है। तो what is happening, so there is equal distribution, तो इसीलिए इसको बोलते हैं equational division. Question number 6, name the stage of the cell cycle at which one of the following occurs. हमें सेल साइकिल की वो स्टेजेस बतानी है जहां पर ये इवेंट्स होते हैं। तो सबसे पहले है क्रोमोसोम्स आर मूव्ड टू स्पिंडल इक्वेटर्स, मतलब कि इक्वेटर मतलब हमने अर्थ पढ़ा है, ठीक है, अर्थ के जो ये
ये होते हैं ना साइड जो होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, पोल्स। और जो ये सेंटर होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इक्वेटर। तो सेम कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पर यूज किया है। तो जो क्रोमोसोम्स होते हैं, जब क्रोमोसोम स्पिंडल्स इक्वेटर पर मूव करते हैं तो वो कौन सी स्टेज में होता है, बहुत ही सिंपल है, वो होता है मेटाफेज में, ठीक है। देन क्रोमोसोम्स स्प्लिट एंड क्रोमेटिड्स सेपरेट। अब क्या होता है कि पहले तो यहाँ पर हमें वो क्रोमोसोम्स ऐसे स्पिंडल के साथ, ये ऐसे स्पिंडल यहाँ पर आए होते हैं, ठीक है, ये हमारे क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है। अब क्या होता है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो क्रोमोसोम्स है ना, ये स्प्लिट, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा, ठीक है, और जो क्रोमेटिड्स है ना वो एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। तो ये कब होता है, आफ्टर मेटाफेज, दैट इज कॉल्ड एज एनाफेज। क्लियर। पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम टेक्स प्लेस इन, अब ये पेयरिंग कहाँ होती है, पेयरिंग जब हम बात कर रहे हैं तो ये होती है मियोसिस में। मियोसिस में पेयरिंग होती कब है, प्रोफेज 1 में। प्रोफेज 1 में कब होती है, तो ये होती है, मैं इसका आंसर लिखती हूँ यहाँ पर, तो ये होती है जाइगोटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 of meiosis. Clear? Then comes the fourth one, crossing over between homologous chromosomes takes place when। तो जो क्रॉसिंग ओवर होती है वो कब होती है, ठीक है। क्रॉसिंग ओवर मतलब कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो मान लो ये हमारा ऐसा वाला क्रोमोसोम है, तो ये जो क्रॉसिंग ओवर है ना, ये कब हमें देखने को मिलती है, तो क्रॉसिंग ओवर हमें देखने को मिलती है, मैं इसका आंसर यहाँ पर लिखूंगी, एट लेट पैकेटीन स्टेज, ठीक है। अभी पैकेटीन स्टेज भी कहाँ पर होती है, प्रोफेज 1 में, किसके, मियोसिस में, क्योंकि ये जो स्टेजेस हैं ये हम सिर्फ मियोसिस में पढ़ते हैं, माइटोसिस में बिल्कुल भी नहीं पढ़ते हैं। ओके, सो आई होप ये जो पार्ट्स हमने किए हैं ये आपको एकदम हुए होंगे क्रिस्टल क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब द फॉलोइंग। 1 इज साइनेप्सिस। साइनेप्सिस क्या होता है, तो जब हमारे पास 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं, ठीक है, तो अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स कौन से होंगे, जो सेम क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। सो दिस इज 1 क्रोमोसोम एंड से दिस इज द अनदर क्रोमोसोम। जब ये दोनों क्रोमोसोम्स आपस में पेयर करेंगे तो उस कंडीशन को हम बोलेंगे साइनेप्सिस, और ये हमें देखने को मिलता है मियोसिस 1 के, प्रोफेज 1 के जाइगोटीन स्टेज पर, ठीक है। सो स्टार्ट्स ड्यूरिंग जाइगोटीन ऑफ प्रोफेज 1 एंड इट एक्सटेंड समटाइम्स टू पैकेटीन स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, राइट। तो इसमें जो 2 क्रोमोसोम्स हैं ये दोनों क्या हैं, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स, मतलब सेम काइंड ऑफ क्रोमोसोम्स विच आर पेयरिंग विद ईच अदर, ठीक है, ये एक दूसरे के साथ पेयर कर रहे हैं। कई बार ये जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं ये पेयर करती हैं, और कई बार क्या होता है, ये जो सेंट्रोमेयर है, ठीक है, ये पेयर करते हैं, राइट। क्लियर। अब देखते हैं नेक्स्ट टर्म, दैट इज बाइवेलेंट। नेक्स्ट टर्म है बाइवेलेंट, और बाइवेलेंट को हम टेट्राड भी बोलते हैं। तो ये हम क्यों बोलते हैं ये अभी हम देखेंगे। तो हमने पढ़े 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ठीक है। अब ये जो 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, जब ये एक दूसरे के साथ पेयरिंग कर रहे हैं, सिनैप्सिस कर रहे हैं, तो उस स्टेज को हम क्या बोलते हैं, उस स्टेज को हम बोलते हैं बाइवेलेंट स्टेज, ठीक है। टेट्राड क्यों, क्योंकि एक सिस्टर क्रोमेट, अगर हम एक क्रोमोसोम की बात करें तो उसमें क्या है, 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं। सो वी विल कॉल दिस कंडीशन एज बाइवेलेंट व्हेन द 2 होमोलोगस क्रोमोसोम्स आर पेयरिंग ड्यूरिंग साइनेप्सिस। तो ये कब होता है, ऑब्वियसली अगर साइनेप्सिस जाइगोटीन में हो रही है तो बाइवेलेंट्स भी हमें कब देखने को मिलेंगे, जाइगोटीन स्टेज पे, कब, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस 1, ठीक है। तो जो नंबर होता है ना इनका बाइवेलेंट्स का, इट इज हाफ टू द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिजम्स, राइट, क्योंकि मियोसिस 1 में क्या होता है, रिडक्शनल डिविजन होती है। नाउ द नेक्स्ट टर्म इज काइजमेटा। इसको ना, ये जो वर्ड है, तो ये चाइजमेटा, काइजमेटा, आप कुछ भी बोल सकते हो, क्योंकि हर जगह प्रोनाउंसिएशन जो है ना वो वेरी करती है थोड़ी थोड़ी सी। तो ये क्या होता है, ये हमें देखने को मिलता है डिप्लोटीन स्टेज। डिप्लोटीन स्टेज कब होती है, प्रोफेज में, ठीक है, प्रोफेज 1 ऑफ
मियोसिस 1, राइट। तो ये जो स्टेज है डिप्लोटीन स्टेज, यहाँ पर हमें कायस्मेटा फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो होता क्या है कि जैसे हमारे पास ये 2 क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, ये क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। अब ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं इनमें क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई, राइट। तो इसमें हमें कैसा होगा, मैं इन दोनों को थोड़ा सा डिफरेंट कर देती हूँ, इसमें लाइंस से इसको मार्क कर देती हूँ ताकि हमें पता चले कि यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर हुई है। तो होगा क्या कि हम देखेंगे यहाँ पर कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स ये है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर ये एक्सचेंज हुआ होगा, राइट, और वहीं पर दूसरी तरफ क्या होगा, कुछ ऐसा देखने को मिलेगा, right? So this is what, this is काइस्मेटा फॉर्मेशन। व्हाट इज इट, दिस, ये जो वाली स्टेज है ना, इसको हम बोलेंगे काइज्मा, ठीक है। यहाँ पर क्या बन रहा है, काइस्मेटा फॉर्मेशन हो रही है। सो ऑल्सो द रिकम्बाइंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स ऑफ बाइवेलेंट टू सेपरेट फ्रॉम ईच अदर एक्सेप्ट एट द साइड्स ऑफ द क्रॉसओवर। तो जहां पर ना ये क्रॉसओवर हुए होते हैं ना, वहां पर एक्सचेंज हो जाता है इनका, और जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर्स हम देख रहे हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं काइस्मेटा, ठीक है। ये जो एक्स शेप्ड स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है, बेसिकली ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिल रहा है इसको हम बोलते हैं काइस्मेटा, राइट। तो जो जिनमें रिकॉम्बिनेशन हुई होती है होमोलोगस क्रोमोसोम्स में, बाइवेलेंट में, वो सेपरेट हो जाते हैं एक दूसरे से, एक्सेप्ट कहाँ पर, जहां पर रिकॉम्बिनेशन हुई होती है, जहां पर वो एक्सचेंज हुआ होता है। तो हमारे पास जो क्रोमोसोम्स है ना, अब अगर हम इन दोनों को अलग कर देते हैं, दोनों क्रोमोसोम्स को, तो ये अब हमें कैसे देखने को मिलेंगे, कुछ ऐसे, ठीक है, और ऐसे। ये वो साइट्स हैं जहां पर रिकॉम्बिनेशन हुई है, और बाकी जो है क्रोमोसोम वैसा का वैसा है जैसे हमने शुरू में देखा था, राइट। सो दिस इज काइस्मेटा। Question number 8, how does cytokinesis in plant cells differ from that in animal cells? तो जो cytokinesis है, क्या है cytokinesis? Cytokinesis is basically the division of whom, of cytoplasm, ठीक है। यही हमने पढ़ा था क्वेश्चन नंबर 2 में शायद, या क्वेश्चन नंबर 3 में। तो साइटोकाइनेसिस मतलब डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म जो है ना, ये प्लांट सेल और एनिमल सेल्स में दोनों में होता है, लेकिन अलग अलग तरीके से होता है। अब साइटोप्लाज्म तो डिवाइड होगा ही, जब एक सेल को डिवाइड करना है तो न्यूक्लियस डिवाइड होगा, फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा, लेकिन दोनों में ना फर्क है डिवीजन में। क्यों? क्योंकि अगर हम प्लांट सेल की बात करते हैं तो प्लांट सेल में क्या होता है, अगर ये एक प्लांट सेल है तो पहले सेल वॉल होगी, अंदर उसके अंदर क्या होगी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी, राइट। अब वहीं पर अगर हम बात करते हैं एक एनिमल सेल की, तो ये हमारा एक एनिमल सेल है जिसमें सेल वॉल तो होती नहीं है, और इसी वजह से एक डिफरेंस अराइज होता है इनके डिवीजन में, ठीक है, कि इनमें जो साइटोप्लाज्म है वो कैसे डिवाइड होगा। तो सबसे पहली बात कि अभी तक क्या हो गया होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका होगा, मतलब कैरियोकाइनेसिस हो चुकी होगी, राइट। तो हमने पढ़ा था कि पहले न्यूक्लियस डिवाइड करता है और उसके बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड करता है। तो यहाँ पर न्यूक्लियस डिवाइड हो चुका है। अब क्या होगा, इन केस ऑफ प्लांट सेल, सेंटर से सेल प्लेट बनना शुरू होगी जो दोनों तरफ को बाहर को एक्सटेंड करेगी। वहीं पर एनिमल सेल्स में क्या होगा, जो वॉल है ना, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो इनवेजिनेट होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो अंदर को एक फरोसी बनाना शुरू हो जाएगी और वो बाहर से अंदर की तरफ को डिवाइड होगा। तो यहाँ पर क्लीवेज मेथड होता है और यहाँ पर सेल प्लेट मेथड होता है, ये है मेन फर्क। उसके बाद अगर हम इसकी डेप्थ में जाएं, डिटेल में हम सेल साइटोप्लाज्म डिवीजन को देखें, तो इन केस ऑफ प्लांट सेल्स जो स्पिंडल्स होते हैं ना, दे परसिस्ट थ्रू आउट दिस, मतलब जब तक ये साइटोप्लाज्म डिवाइड हो रहा है, मतलब टीलोफेज तक दे परसिस्ट। बट एनिमल सेल्स में ना जैसे ही एनाफेज आता है ना, वो डीजेनरेट हो जाते हैं, लेकिन प्लांट सेल्स के केस में साइटोकाइनेसिस तक स्पिंडल्स रहते हैं, राइट। तो इन केस ऑफ एनिमल सेल्स एनाफेज में ही स्पिंडल्स डीजेनरेट हो जाते हैं।
अब सेल प्लेट जो है ना वो अंदर की तरफ से, अंदर से बाहर की तरफ को, सो मूव्स टू द सेंटर एंड एक्सटेंड्स टुवर्ड्स द एक्सटीरियर। वहीं पर एनिमल सेल्स में होता है क्लीवेज बिगिंस एट पेरिफेरी एंड एडवांसेस इनवर्ड। जो क्लीवेज है ना वो बाहर से शुरू होती है और अंदर की तरफ को आती है और फाइनली ऐसे अंदर की तरफ को आएगी और सेल जो है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा। राइट, क्लियर, सिंपल था। तो अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली भी देख लेते हैं। सिंपल सी चीजें हैं। साइटोकाइनेसिस जो होता है प्लांट्स में, उसमें बीच से ये सेल प्लेट बनना शुरू होती है, वेसिकल्स बनना शुरू होते हैं और फाइनली ये जो सेल्स है ना ये कुछ ऐसे डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये बीच में क्या आ जाती है, मिडल लैमेला आ जाती है और फिर यहाँ पर फाइनली बीच में से दो सेल्स बन गए, दोनों साइड पे डॉटर सेल्स आ गए और बीच में बन जाती है इनके बीच में सेल वॉल। राइट, वहीं पर अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो बाहर की तरफ से जो मेम्ब्रेन है ना वो अंदर की तरफ को जाने लगती है और फाइनली सेंटर में आके ये यहाँ से ब्रेक हो जाती है और हमें मिल जाते हैं दो डॉटर सेल्स। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, find examples where four daughter cells from meiosis are equal in size and where they are found unequal in size। तो meiosis क्या है? meiosis है basically reductional division, right? यही हमने अभी तक देखा है। mitosis को हम equational division बोलते हैं, meiosis को हम बोलते हैं reductional division। reductional division क्यों बोलते हैं? क्योंकि इनकी प्लॉइडी जो है वो हाफ होती है एज कंपेयर टू देयर पेरेंट्स। ठीक है, तो मतलब अगर पेरेंट सेल जो है वो डिप्लॉयड है, 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है, रिड्यूस हो रहे हैं नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट एज रिडक्शनल डिविजन। अब ये जो रिडक्शनल डिवीजन होती है ये हमें देखने को मिलती है गैमीटोजेनेसिस में, मतलब गैमीट फॉर्मेशन में। व्हाट इज गैमीटोजेनेसिस? गैमीट फॉर्मेशन। राइट, अब गैमीट फॉर्मेशन अगर हम ह्यूमंस में बात करें तो दो तरह की देखी गई है, एक स्पर्मेटोजेनेसिस और एक oogenesis। तो स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्म्स की प्रोडक्शन, कहाँ पर? मेल्स में। राइट, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास आते हैं 4 स्पर्म्स, ठीक है, स्पर्मेटोजेनेसिस में, जो कि जिनकी प्लॉइडी होती है हाफ, दैट इज n। ठीक है, जो पेरेंट सेल होता है वो होता है 2n और उससे ये 4 बनते हैं जिनकी प्लॉइडी होती है n, और ये चारों जो होते हैं दे आर इक्वल इन साइज। राइट, अब दूसरी जगह अगर हम बात करें तो देयर इज oogenesis। oogenesis मतलब फॉर्मेशन ऑफ एग सेल या फॉर्मेशन ऑफ ओवम। कहाँ पर देखी गई है? फीमेल्स में। तो फीमेल्स में जो डॉटर सेल्स बनते हैं ना दे आर अनइक्वल इन साइज, दे आर नॉट इक्वल इन साइज, और उनमें होता है एक बड़ा सा ओवम। ठीक है, प्लॉइडी n ही होती है बट एक बड़ा सा ओवम और 3 छोटी छोटी पोलर बॉडीज जो कि डीजेनरेट हो जाती हैं। तो ये क्या हुआ, दिस इज ओवम एंड दीज आर द पोलर बॉडीज, 3 पोलर बॉडीज। सो अगर हम इनका साइज देखें तो ओवम बहुत बड़ा होता है साइज में और ये जो पोलर बॉडीज होती है ना ये छोटी होती हैं। तो दिस इज द एग्जाम्पल जहां पर मियोसिस हो रही है, लेकिन जो हमारे पास 4 डॉटर सेल्स आए हैं ना उनका साइज इक्वल नहीं है। वहीं पर जो स्पर्मेटोजेनेसिस है, दिस इज द एग्जाम्पल वेयर मियोसिस इज हैपनिंग बट the size of all the daughter cells are equal. Clear? Question number 10. Distinguish anaphase of mitosis from anaphase 1 of meiosis। तो हमें पता है कि माइटोसिस में तो एक ही फेज होता है एनाफेज का, ठीक है, लेकिन अगर हम मियोसिस की बात करते हैं ना तो एक एनाफेज 1 होता है और एक एनाफेज 2 होता है। तो इन दोनों में जो माइटोसिस का एनाफेज है और जो एनाफेज है मियोसिस का, मियोसिस 1 का, दैट इज एनाफेज 1, उनमें क्या फर्क है? तो बड़ा ही सिंपल सा फर्क है। तो ये डायग्राम्स हैं कुछ। तो दिस इज एनाफेज इन माइटोसिस, ये वाला क्या है? माइटोसिस वाला फेज है। तो इसमें क्या देख रहे हैं हम कि ये हमारे सिस्टर क्रोमेटिड्स थे, ठीक है, ये पहले कुछ ऐसा था, एक पूरा ऐसे क्रोमोसोम था, राइट, मेटाफेज के टाइम पर, और ये स्पिंडल से ऐसे जुड़ा हुआ था,
राइट। अब क्या हुआ कि एनाफेज स्टार्ट हो गया, तो एनाफेज में क्या होगा, ये जो सेंट्रोमियर है ना ये भी स्प्लिट हो जाएगा, दो जो मतलब दो जो क्रोमेटिड्स हैं वो एक तरफ चले जाएंगे और दो दूसरी तरफ खींचे हुए चले जाएंगे। सो व्हाट इज हैपनिंग, सो देयर इज सिंगल स्ट्रैंडेड क्रोमेटिड, these are separated from the daughter chromosomes। जो डॉटर क्रोमोसोम्स हैं वहां से जो क्रोमेटिड्स हैं वो सेपरेट हो जाएंगे, वो सिंगल स्ट्रैंडेड हो जाएंगे और ऑपोजिट एंड्स की तरफ को जाना शुरू हो जाएंगे। सो व्हाट इज इट, दिस इज एनाफेज ऑफ माइटोसिस। नाउ टॉकिंग अबाउट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, तो बहुत ही क्लियर डिफरेंस है, ठीक है। जब आपको ये क्वेश्चन आएगा ना तो आप इसमें ये डायग्राम्स बना सकते हो। तो इसमें क्या है, ये हमारा सेल है और अब ये हमारे क्रोमोसोम्स क्या थे, यहाँ पर होंगे पहले, दिस इज द इक्वेटर। तो मेटाफेज के टाइम पे ये सारे क्रोमोसोम्स यहाँ थे। अब क्या हुआ, एनाफेज स्टार्ट हो गया, एनाफेज 1। तो आधे जो क्रोमोसोम्स थे वो एक पोल की तरफ चले गए और आधे क्रोमोसोम्स थे वो दूसरे पोल की तरफ चले गए, ठीक है। कौन खींच रहा है इनको, ये स्पिंडल्स खींच रहे हैं। So in case of meiosis 1, homologous chromosomes separate, each being formed at sister chromatids। तो पूरा का पूरा क्रोमोसोम्स है ना, मतलब वो जो क्रोमोसोम्स थे ना सारे वो अलग अलग हो गए, होमोलोगस क्रोमोसोम्स ही अलग हो गए, मतलब जो एक तरह से दिखने वाले क्रोमोसोम्स थे, जो एक तरह के क्रोमोसोम्स थे वो अलग हो गए। इसमें सिस्टर क्रोमेटिड्स कहीं भी ब्रेक, मतलब सिस्टर क्रोमेटिड्स नहीं है, दीज आर द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वहीं पर अगर हम एनाफेज 2 में जाते हैं ना तो इट सीम्स सिमिलर टू द एनाफेज ऑफ मियोसिस। तो एनाफेज 2 में क्या होता है कि जैसे एनाफेज है माइटोसिस का, उसमें दो जो सिस्टर क्रोमेटिड्स है ना वो सिंगल स्ट्रैंड के हो जाते हैं और वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना शुरू हो जाते हैं, वैसा ही सेम होता है इन केस ऑफ एनाफेज 2। लेकिन यहाँ पर हमें सिर्फ पूछा गया है एनाफेज ऑफ माइटोसिस एंड एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस। तो बहुत ही सिंपल सा फर्क है, यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक तरफ जा रहे हैं और यहाँ पर क्या है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो है वो पूरा का पूरा क्रोमोसोम जो है वो पोल पे जा रहा है, कहीं पर भी सेंट्रोमियर ब्रेक नहीं हो रहा है, क्रोमोसोम जो है वो ब्रेक नहीं हो रहा है। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 11, लिस्ट द मेन डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस। तो अब अगर हम बात करें इन दोनों एम फेजेस की या डिवाइडिंग फेजेस की, तो जो माइटोसिस और मियोसिस है ना इसमें भर भर के डिफरेंसेस हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम कि एक हमारी क्या है, एक हमारी सोमेटिक सेल्स में होती है और दूसरी जर्म सेल्स में होती है, वहां से लेके उनके फंक्शंस तक। बीच में आ जाते हैं बड़े सारे फेजेस, जैसे अगर हम माइटोसिस देखें ना तो वो एक ही गो में खत्म हो जाता है, प्रोफेज, ठीक है, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज, खत्म, है ना। वहीं पर अगर हम मियोसिस की बात करते हैं तो इसमें दो आ जाते हैं, पहले तो मियोसिस 1 होगा फिर मियोसिस 2 होगा। अब इसके साथ साथ अगर आप अब आ जाओ प्रोफेज में ही, तो माइटोसिस का प्रोफेज बहुत ही सिंपल है, ज्यादा से ज्यादा आप क्या बोल दोगे, अर्ली प्रोफेज, लेट प्रोफेज। लेकिन अगर हम मियोसिस का प्रोफेज देखें, मियोसिस 1 का प्रोफेज देखें तो उसमें अगेन 5 स्टेजेस हैं, ठीक है। वहीं पर मियोसिस 2 में फिर 2 ही हैं, है ना, अर्ली प्रोफेज बोलोगे, लेट प्रोफेज बोलोगे। तो इस तरह से इनका जो डिफरेंस है ना वो बहुत ही वास्ट है, लेकिन आपको डिफरेंसेस लिखने हैं ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग एंड ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स दैट आर बीइंग गिवन इन फ्रंट ऑफ द क्वेश्चन। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो उसके हिसाब से लिखने हैं, 2 का है तो उसके हिसाब से, मेन डिफरेंस बोला है तो उसके हिसाब से लिखना है। तो अब आपने जब ये माइटोसिस और मियोसिस पढ़ा है ना तो आपने डिटेल में डायग्राम्स भी पढ़े हैं, आपको पता है किस फेज में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, तो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से लिख सकते हो। हम कुछ डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है अकरेंस। माइटोसिस हमें देखने को मिलती है सोमैटिक सेल्स में, बॉडी सेल्स में, और मियोसिस जो है वो हमें देखने को मिलती है जर्म सेल्स में, या हम बोल सकते हैं जर्मिनल सेल्स में, जिससे कि क्या बनते हैं, जिससे बनते हैं गैमीट्स, दैट इज स्पर्म और एग, राइट। अब दूसरा आ जाता है नंबर ऑफ डॉटर सेल्स, कितने डॉटर सेल्स बनेंगे। अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं ना तो एक पेरेंट सेल से हमारे पास आते हैं 2 डॉटर सेल्स, ठीक है। वहीं पर अगर हम मियोसिस की बात करते हैं ना तो एक पेरेंट सेल से हमारे पास आते हैं कितने, 4 डॉटर सेल्स। तो
2 daughter cells are produced and 4 daughter cells are produced. So it is called as equational division, also called as equational division, और इसको बोलते हैं reductional division. ठीक है, क्यों बोलते हैं? क्योंकि अब यहाँ पर ये जो पेरेंट है ना, ये है 2n, इसकी प्लॉइडी है डिप्लॉइड, तो जो इसके डॉटर सेल्स आएंगे ना, उनकी प्लॉइडी भी होगी डिप्लॉइड. ठीक है, सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे, जितने पेरेंट सेल में है उतने ही डॉटर सेल्स में मिलेंगे. लेकिन इन केस ऑफ दिस, इन केस ऑफ मियोसिस, अगर हमारा जो पेरेंट है दैट इज 2n, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे ना, उनमें जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं वो रिड्यूस हो जाएंगे, हाफ हो जाएंगे. सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज रिडक्शनल डिवीजन. तो माइटोसिस में क्या होता है, डिप्लॉइड सेल्स बनते हैं और मियोसिस में हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं. तो ये जो दिस इज इक्वेशनल डिवीजन एंड दिस इज रिडक्शनल डिवीजन. क्लियर? अब एक और डिफरेंस देख लेते हैं, नंबर ऑफ डिविजन्स. अगर माइटोसिस आप देखो ना, तो कितनी बार सेल डिवाइड होता है? एक ही बार होता है. ठीक है, लेकिन मियोसिस में सेल जो है ना, वो 2 बार डिवाइड होता है. क्लियर? अब अगर हम फंक्शंस की बात करें, तो फंक्शंस में क्या है, माइटोसिस जो है ना, वो क्या करता है, वो मल्टीप्लिकेशन, सेल्स की मल्टीप्लिकेशन में हेल्प करता है, हीलिंग में हेल्प करता है, रिपेयर में हेल्प करता है. वहीं पर अगर हम मियोसिस की बात करें, तो ये गैमीट्स की फॉर्मेशन में हेल्प करता है, मतलब गैमीट्स बनते हैं. क्लियर? क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस? मियोसिस का क्या सिग्निफिकेंस है? तो सबसे पहली बात कि ये हैप्लॉइड गैमीट्स बनाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइम. दूसरा, इनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी होती है, क्योंकि मियोसिस में क्या होता है, हमने पढ़ा था ना कि क्रॉसिंग ओवर होती है. ऐसे जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो एक दूसरे के साथ अपना मटेरियल को एक्सचेंज कर लेते हैं. तो क्रॉसिंग ओवर होती है प्रोफेज 1 में, पैकेटीन स्टेज पर. ठीक है, ये बार बार इसलिए लिखा गया है ताकि आपके दिमाग में ना एकदम बैठ जाए कि किस स्टेज में क्या हो रहा है. तो वहाँ क्रॉसिंग ओवर हो रही है और उसकी वजह से जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज हो रहा है और उससे जेनेटिक वेरिएबिलिटी आ रही है. अब जो मियोसिस होता है ना, उसमें जीनोमिक और क्रोमोसोमल म्यूटेशंस देखी गई हैं और समटाइम्स दे आर यूजफुल वेरिएशंस, मतलब दे हेल्प अस टू अडैप्ट not only humans but also some plants, some animals. So they actually help to produce some variations which help us to adapt to the changing environment. Then it helps in evolution and improvement of race. तो इसमें क्या होता है, इवोल्यूशन होता है, इवॉल्व होते हैं, स्पीशीज इवॉल्व होती हैं. और जो रेस है, जैसे इफ यू टॉक अबाउट ह्यूमन रेस, तो हमें पता है जो प्रिमिटिव मैन था वो कैसा था और आज हम कैसे हैं, राइट? तो हमारी जो रेस है ना, उसमें इम्प्रूवमेंट हुई है, हमारे लिविंग के तरीके में इम्प्रूवमेंट हुई है, लिविंग स्टैंडर्ड में, खाना खाना है, हर चीज़ जो है वो एक ऑर्गेनाइज्ड वे में आज हमने कर ली है, क्योंकि हमारी रेस जो है वो इम्प्रूव हुई है. Clear? So I hope this question is clear to everyone. Question number 13, discuss with your teacher about, first is haploid insects and lower plants where cell division occurs. तो हमें haploid insects या lower plants के बारे में बताना है जहाँ पर cell division होती है. तो इसमें आते हैं मेल, जो मेल्स हैं हनी बीज के, ड्रोन्स, और सेकंड आते हैं स्पायरोगैरा. तो इनमें सेल डिविजन होती है लोअर प्लांट्स में. दिस इज लोअर इंसेक्ट, दिस इज लोअर प्लांट्स, राइट? इसमें क्या होता है कि जैसे ही फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन के इमीडिएटली बाद हो जाती है जाइगोटिक मियोसिस, और उससे बनते हैं, क्योंकि क्या हुई है यहाँ पर, मियोसिस. तो मियोसिस, अगर जाइगोट की मियोसिस हुई है तो क्या बनेगा, मियोसिस मतलब रिडक्शनल डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन मतलब कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. तो जो हमारे ऑर्गेनिजम्स बनेंगे वो होंगे हैप्लॉइड. सो द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स. क्लियर? दूसरा है सम हैप्लॉइड सेल्स इन हायर प्लांट्स वेयर सेल डिवीजन डज नॉट अकर. ऐसे हैप्लॉइड सेल्स हायर प्लांट्स में जहां पर सेल डिवीजन होती ही नहीं है. तो हमारे पास इसके 2 एग्जांपल्स हैं, एक है सिनर्जिड्स और दूसरे हैं एंटीपोडल सेल्स, जो कि हम एम्ब्रायो सैक में देखते हैं. ओव्यूल के अंदर एम्ब्रायो सैक में हमें सिनर्जिड्स और एंटीपोडल सेल्स देखने को मिलते हैं जहां पर सेल डिवीजन होती ही नहीं है. क्लियर? तो आई होप ये दोनों आपको क्लियर हुए हैं. देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 14, कैन देयर बी माइटोसिस विदाउट
डीएनए रेप्लिकेशन इन एस फेज। तो इंटरफेज में जो डीएनए रेप्लिकेशन होती है वो होती है एस फेज में। तो अगर किसी एक सेल में डीएनए रेप्लिकेट नहीं हुआ है, डीएनए सिंथेसिस नहीं हुई है एस फेज में, तो क्या वो सेल डिवाइड करेगा? तो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब कि क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन नहीं हुई है, सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट नहीं हुए हैं, तो एक जो पेरेंट सेल है ना उसके पास अनफ मटेरियल नहीं है कि वो डिवाइड कर जाए दो डॉटर सेल्स में। तो इसलिए डीएनए रेप्लिकेशन नहीं हुई है तो सेल डिवीजन नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 15, कैन देयर बी डीएनए रेप्लिकेशन विदाउट सेल डिवीजन? तो वैसे अगर सेल डिवीजन होना ही नहीं है तो डीएनए रेप्लिकेट करने का मतलब ही नहीं है, राइट? तो जो सेल डिवीजन है उससे पहले ही हो जाता है क्या? डीएनए का रेप्लिकेशन। दो फेजेस है, इंटरफेज और एम फेज है। तो इंटरफेज में डीएनए रेप्लिकेट हो जाएगा और एम फेज में डीएनए जो सेल है वो डिवाइड हो जाएगा। डीएनए रेप्लिकेट होने का मतलब ये है कि अगर ये हमारा एक पेरेंट सेल है, इसमें 2n है जो क्रोमोसोम्स हैं, और ये क्या होंगे, ये यहीं पर बढ़ के 4n हो जाएंगे और फाइनली जो सेल है ना वो डिवाइड कर जाएगा दो डॉटर सेल्स में जिनकी प्लॉइडी सेम होगी एज द पेरेंट सेल, राइट? तो यही लॉजिक है क्यों डीएनए रेप्लिकेट हो रहा है इनसाइड द मदर सेल। लेकिन कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर ये डीएनए जो है ना ये अकमलेट होता रहता है, सेल नहीं डिवाइड करेगा लेकिन डीएनए अकमलेट होता रहेगा। तो उसमें क्या होता है कि डीएनए रेप्लिकेशन इट कैन टेक प्लेस विदाउट सेल डिवीजन इन फ्यू केसेस। इन ऑर्डर टू प्रिपेयर फॉर सेल डिवीजन डीएनए रेप्लिकेशन इज नेसेसरी। लेकिन जैसे सलाइवरी ग्लैंड सेल्स हैं ड्रोसोफिला के, तो उसमें जो क्रोमोसोम्स होते हैं ना दे आर मल्टी स्ट्रैंडेड और पॉलीटेनिक। तो इसमें क्योंकि जो डीएनए रेप्लिकेशन है ना इट इज नॉट फॉलोड बाय सेपरेशन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब डीएनए तो अंदर 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 रेप्लिकेट होता रहेगा लेकिन जो सेल डिवीजन है वो नहीं होगी। तो ऐसे क्रोमोसोम्स को हम बोलेंगे पॉलीटीन क्रोमोसोम्स, राइट? सो दीज आर कॉल्ड एज पॉलीटीन क्रोमोसोम्स और इसको बोला जाएगा एंडो डुप्लीकेशन। अंदर ही अंदर डुप्लीकेट होता रह रहा है लेकिन फाइनली जो सेल है ना, मतलब न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड नहीं हो रहा है। सेल जो है वो बढ़ता जा रहा है, इट इज गेटिंग एक्सपेंडेड क्योंकि अंदर ही अंदर डीएनए बढ़ता जा रहा है। तो ये कहाँ पर देखा गया है? इन केस ऑफ सलाइवरी ग्लैंड सेल्स ऑफ ड्रोसोफिला। और बाकी कहीं भी ये जो सिचुएशन है ना ये एज सच वैलिड नहीं है क्योंकि अगर सेल को डिवाइड ही नहीं करना है तो वो डीएनए को डुप्लीकेट करके करेगा भी क्या, राइट? क्वेश्चन नंबर 16, analyze the events during every stage of cell cycle and notice how the following two parameters change। तो पहला पैरामीटर है द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पर सेल। तो अगर हम माइटोसिस की बात करते हैं तो माइटोसिस तो एक इक्वेशनल डिवीजन है, तो जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है ना वो सेम ही रहते हैं, उनमें कोई चेंज आता नहीं है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं मेयोसिस की, तो मेयोसिस में क्या होता है, अगर सबसे पहले हम आते हैं इंटरफेज और एम फेज में, मतलब दो फेजेस है, इंटरफेज है और एम फेज है, ठीक है? इंटरफेज में क्या होता है कि जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है, बस डीएनए डुप्लीकेट होता रहता है, राइट? वहीं पर अगर हम बात करते हैं एम फेज में तो वो सेम ही आगे को चलता है। अब एम फेज में आते हैं दो। सबसे पहला आता है माइटोसिस। माइटोसिस में जो क्रोमोसोम नंबर है वो सेम ही रहता है बिकॉज इट इज इक्वेशनल डिवीजन, देयर इज नो रिडक्शन इन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। लेकिन जब हम मियोसिस की बात करते हैं तो मियोसिस में क्या होता है कि पहले जो क्रोमोसोम नंबर होता है ना वो 2n होता है, क्योंकि जब हम एक ऑर्गेनिज्म का क्रोमोसोम नंबर या हम एक डिप्लॉयड सेल का क्रोमोसोम नंबर लेते हैं तो वो होता है, हम उसको मानते हैं 2n, तो वो 2n होता है। उसके बाद जब एनाफेज आता है, मियोसिस में दो फेजेस आते हैं, एक मियोसिस 1 आता है, एक मियोसिस 2 आता है। तो मियोसिस 1 के एनाफेज 1 में क्या होता है, जो दो सिस क्रोमोसोम्स होते हैं वो बेसिकली स्प्लिट हो जाते हैं। तो आधा एक पोल पे चला जाता है, आधा दूसरे पोल पे चला जाता है, करेक्ट? तो यहाँ पर क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स देयर रिस्पेक्टिव पोल, मतलब बेसिकली द ऑपोजिट पोल्स, ऑपोजिट एंड्स की तरफ वो चले जाते हैं। और यहाँ पर जो क्रोमोसोम नंबर है वो हो जाता है हाफ, क्लियर? तो यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर चेंज हुआ है, कब हुआ है? एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। उसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर है इट इज मेंटेन्ड थ्रू आउट मियोसिस 2,
ठीक है, उसके बाद जो क्रोमोसोम नंबर है वो मेंटेन ही रहता है, उसके बाद वो चेंज नहीं होता है। सो इट चेंजेस व्हेन इट चेंजेस एट एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस 1। क्लियर? तो दूसरा हमें पूछा है अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट पर सेल। अगर अमाउंट ऑफ डीएनए कंटेंट से इट इज सी पर सेल, ठीक है, तो अलग अलग फेजेस में क्या होगा, अगर हम जीवन में देखें तो जो अमाउंट है ना डीएनए कंटेंट का वो सेम ही रहेगा, सी ही रहेगा, ठीक है। फिर आते हैं हम एस फेज में। एस में ना ये जो कंटेंट है ना ये डबल हो जाएगा, तो सी इंटू टू, मतलब कि ये 2C हो जाएगा, ये होगा एस फेज में। अब एस फेज के बाद आता है G2 फेज। अब G2 फेज में ऐसे जो डीएनए में तो कुछ भी नहीं होता है, तो वहां पर भी जो डीएनए कंटेंट है वो हमें 2C ही देखने को मिलेगा। और एम फेज में क्या होगा, ये जो डीएनए का कंटेंट है ना, क्योंकि ये 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड हो रहा है, तो ये वापस से हाफ हो जाएगा और ये हमें मिल जाएगा सी। अब क्या होगा, अब वो डॉटर सेल फिर से मेच्योर होंगे और वो एंटर करेंगे G1 फेज में। तो G1 फेज में एंटर करने पर उनका डीएनए कंटेंट कितना होगा, सी होगा। अब जब वो एस फेज में जाएंगे तो डीएनए का कंटेंट डबल हो जाएगा, राइट। तो ये बेसिकली वही सेल साइकिल है जो चलती आ रही है, ठीक है। ऐसे हमने सेल साइकिल पढ़ी थी। सो से दिस इज द एम फेज, राइट। तो अगर ये लंबा सा एक फेज, इसको हम G1 मान लें, ठीक है, इसको हम एस मान लें और इसको हम G2 मान लें, तो यहाँ पर सेल डिवाइड हुआ था, यहाँ पर उसका डिवीजन के बाद जो कंटेंट था, डीएनए कंटेंट था वो सी था, तो G1 में भी सी होगा। एस में आके ये जो कंटेंट है ना ये हो जाएगा डबल, क्योंकि यहाँ पर होगी डीएनए की रेप्लिकेशन, यहाँ डबल हो जाएगा, तो G2 में भी हमें डबल ही देखने को मिलेगा। फिर यहाँ पर आके क्योंकि सेल डिवाइड हो जाएगा तो फिर से कंटेंट हाफ हो जाएगा। क्लियर? बहुत ही सिंपल है, बहुत ही लॉजिकल है ये समझने के लिए। तो आई होप जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं वो आपको हुए होंगे एकदम क्रिस्टल क्लियर। तो अब हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशंस के साथ, और तब तक जैसा कि आप जानते हैं लर्न हाउ फ्री है पर बेस्ट है।